अस्सलाम वालेकुम क्लास, होपफुली यू विल बी फ़ाइन। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 से मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं क्रोमोसोम की। बेसिकली वो किस तरह से होते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस की डिवीजन के टाइम पे अपीयर होते हैं। इंटरफेस बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है। इंटरफेस हमारे पास वो फेज़ होता है जब सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब इंटरफेस होता है तो पहले क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब गट्ठा सा पड़ा हुआ होता है उसका बहुत कंडेंस फॉर्म में होते हैं, वो अपने आप को अनकंडेंस करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं और फाइन सा नेटवर्क बन जाता है। जैसे सीजर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग ये कह सकते हैं कि जैसे यूँ इस फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अपीयर हुए इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है तो इस वजह से हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसका जो बल्जिंग पार्ट है दैट इज सैटेलाइट, जो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। इसका जो पिंच हुआ हुआ पार्ट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, मतलब ये पॉइंट जो है वो न्यूक्लियस को बनाता है, न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करता है। ये हमारे पास जो सेंटर में लाई कर है दैट इज सेंट्रोमेयर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जब हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो इस पॉइंट से इसको एक्सटेंड करते हैं अपनी तरफ, जब इसकी डिवीजन हो रही होती है, मतलब एक पेयर क्रोमोसोम का दूसरे से अलग हो रहा होता है, तो उस टाइम पे सेंट्रोमेयर वर्क कर रहे होते हैं और इसको पूरी बॉडी को कलेक्टिवली हम बोलेंगे क्रोमेटिड्स। देन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट शेप, मतलब किस बेस के ऊपर क्रोमोसोम की शेप हम देखेंगे सेंट्रोमेयर की बेस के ऊपर, और इसके जो आर्म्स हैं इनकी शॉर्टनेस और मतलब कि इसकी लेंथ के ऊपर बेस करती हैं इनकी शेप्स। से पहला आ जाता है हमारे पास मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो हमारे पास ये सेंट्रोमेयर है ये सेंटर पे लाई कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और इसके जो दोनों आर्म्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब मेटासेंट्रिक का मतलब ये कि सेंट्रियोल को जब यहाँ से सेंट्रोमेयर सेंट्रियोल्स के साथ कनेक्ट होके सेंट्रियोल सेंट्रोमेयर के साथ कनेक्ट होकर जब इसको अपनी तरफ एक्सटेंड करेगा तो इसका इस तरह का वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा। और जब वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा सेंट्रोमेयर के सेंटर में होने की वजह से ये वी शेप स्ट्रक्चर जो होगा इसके दोनों आर्म्स मीन दैट कि ये और ये जब अपनी तरफ यहाँ से अट्रैक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल आपस में आर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में कहते हैं कि जब एक्सटेंशन होती है किसकी, सेंट्रोमेयर की, ये अपीयर होता है किसकी तरह का, एल शेप्ड, क्योंकि इसका जो हमारे पास क्या होता है, इसका एक आर्म लार्ज होता है और एक आर्म इसका क्या होता है, स्मॉल होता है। और इसमें हमारे पास जो सेंट्रोमेयर होता है थोड़ा सा बिलो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इसको जब यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये एल शेप अपीयरेंस देगा। देन आ जाता है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जो होता है इसका जो सेंट्रोमियर होता है नियर टिप, नियर टिप का मतलब होता है टिप के थोड़ा सा करीब होता है वो। और ये हमारे पास जो होता है इसको जब हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे या फिर सेंट्रियोल इसको यहाँ से अपनी तरफ खींचेंगे तो ये जे शेप अपीयरेंस देगा। और इसका एक आर्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है देन अदर। ठीक है, देन आ जाता है लास्ट टाइप इसकी हमारे पास आ जाती है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या है, इसका जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगा, मीन दैट कि इसका दूसरा आर्म बिल्कुल मिसिंग है। और ये क्या करेगा, ये जब एक्सटेंड करेंगे इसको तो ये बिल्कुल आई शेप अपीयरेंस ही देगा। इसका एक ही आर्म होता है बेसिकली जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका दूसरा आर्म क्या होता है वो नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हम लोग बेसिकली थोड़ी सी इसकी कंपोजिशन को देख लेते हैं क्रोमोसोम्स की। तो बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। डीएनए के साथ तक इसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है 40% तक जो टोटल क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 100% में से देखें तो 40% उसमें उसकी कंपोजिशन में डीएनए इन्वॉल्व होता है। डीएनए एक लॉन्ग अनब्रोकन डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ये डबल हेलिक्स आप ये देख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, इन 2 स्ट्रैंड की वजह से डीएनए को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। डीएनए जो होता है ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। आपको ये पूछे कि डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों कैरी करता है, वाई डीएनए कैरी नेगेटिव चार्ज, बिकॉज डीएनए इसलिए नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा क्योंकि इसमें फास्फोरस है। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस हमारे पास एक एलिमेंट है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ये डीएनए पे प्रेजेंट होता है, इस वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए जो होता है वो 140 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। एक डीएनए में 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी कंपोजिशन के अंदर। इसकी कंपोजिशन बहुत कम्प्लेक्स होती है। देन साइज़ अगर डीएनए का देखें तो साइज़ हमारे पास डीएनए का जो है वो 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ इन्वॉल्व है इसकी कंपोजिशन में दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। हमने कहा 40% डीएनए इन्वॉल्व होता है उसकी कंपोजिशन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, तो रिमेनिंग 60% बच गया। तो रिमेनिंग 60% जो है जी वो प्रोटीन ने आके उसकी कंपोजिशन कर दी। अब प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है, वाई,
प्रोटीन कैरी पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो होती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड है और इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आता है दैट इज़ द आर्जिनिन एंड द लाइसिन की वजह से इसके ऊपर जो प्रोटीन है वो कैरी करेगी पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है कि एस फेज़ क्या होता है? एस फेज़ बेसिकली जो सेल साइकिल में, सेल साइकिल क्या होता है हमारे पास? सेल साइकिल पूरा एक डिवीजन फेज़ मतलब बताते हैं कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, किस तरह अरेंज होते हैं। ये पूरा जो पूरा कलेक्टिवली इस फिनोमेना को बोला जाता है सेल साइकिल। जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, जो एस फेज़ होता है, इसमें अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं। डिसऑर्गेनाइज का मतलब है कि वो अपने आप को अलग कर लेते हैं एक दूसरे से। वो जिस तरह से अरेंज होते हैं वो बिल्कुल अरेंजमेंट उनकी ख़राब हो जाती है। देन क्या करते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, मीन दैट कि वो डबल हेलिक्स स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है, तो दोनों ही डीएनए और हिस्टोन दोबारा से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं। और ऑर्गेनाइज होने के प्रोसेस को, ये जब ऑर्गेनाइज होंगे तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि क्रोमोसोम बिल्कुल डिवीजन हो नहीं जाती और पूरी तरह से अपीयर नहीं हो जाते क्रोमोसोम्स। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बेसिकली, ये जो डीएनए की और हिस्टोन की ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये 4 फेजेस के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग क्या है? न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग में ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किस तरह से रैस्प हुए होते हैं। 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ऑक्टोमर्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है कि हिस्टोन प्रोटीन के जो यूनिट्स हैं जिस तरह से वो अरेंज होती है 8 यूनिट्स, आप ये देख लें, ऑक्टा का मतलब 8 होता है। किस तरह से न्यूक्लियोटाइड ने, ये आपको इस रेड कलर का जो ऊपर ये स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, किस तरह से इसको क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है, रैस्प किया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसने इसको क्या किया हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है। तो अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखें तो 200 यूनिट्स यहाँ से, अगर हम लोगों ने 200 तो नहीं बनाई बेसिकली, थोड़ी बहुत एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये अरेंज कर लिए। तो ये देख लें आप, इस ट्रेंड ने इस तरह से किस तरह से इन क्रोमोसोम्स को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से डीएनए ने क्रोमोसोम को क्या किया हुआ होता है, पूरा रैप किया हुआ होता है, पूरा उसको कवर किया हुआ होता है। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सुपर कॉइलिंग। व्हाट इज़ सुपर कॉइलिंग? तो मैंने पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो डीएनए और पॉजिटिव, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो हमने कहा कि ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ये रैप हो जाते हैं